गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम आरएससीआईटी का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत से बच्चों की रह गई होगी क्योंकि लॉकडाउन के चलते क्लासेस सही तरीके से लग नहीं पाई हैं, बच्चों की तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई है। तो हम इस क्लास में आरएससीआईटी में जो पिछले पेपर आए हुए हैं, आपने जो एलएमएस किए हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी को उठा के ये सारी की सारी पीडीएफ बनाई गई है। इस पीडीएफ में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप इस पीडीएफ के सभी क्वेश्चन, इसमें 258 क्वेश्चन है लगभग, वो सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेते हो तो आप आरएससीआईटी के एग्ज़ाम में आसानी के साथ पास हो सकते हो। बस आपको ये पीडीएफ अच्छे से याद करनी है। हम इस क्लास में सभी क्वेश्चन एक साथ नहीं करेंगे, सभी क्वेश्चंस के लिए हम 2 या 3 क्लास बनाएंगे। उन सभी क्लासेस के अंदर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस जो कराऊंगा साथ में उसके बारे में भी बताऊंगा, थोड़ा बहुत आपको डिटेल बता दी जाएगी। तो हम पहली क्लास के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें सीधा हमने आंसर लिखा है विंडोज 7। देखिए, विंडोज 7 कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कंप्यूटर में दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर चलता है और उसके बिना हमारे कंप्यूटर में कोई भी वर्किंग नहीं होती, जो कि ज़रूरी होते हैं। जैसे कि विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विस्टा, एक्सपी, लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को चलाते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो किसी विशेष कार्य के लिए यूज किए जाते हैं, वो सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि अन्य जितने भी सॉफ्टवेयर है उनको चलाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हमारा कोई भी काम नहीं चलेगा। जैसे विंडो 7 जो हमने ऊपर किया है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? प्लॉटर। देखिए, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सब आउटपुट डिवाइस है जो रिजल्ट देते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सारी सारी इनपुट डिवाइस हो सकती हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? सीमा का मतलब उसकी डिसएडवांटेज, आप कह सकते हो कि ड्रॉबैक है कंप्यूटर में जो काम नहीं हो सकता। तो लेक ऑफ इंटेलिजेंसी। कंप्यूटर का आईक्यू जीरो होता है। वैसे ये क्वेश्चन भी कई बार होगा, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल क्या है? कंप्यूटर का आईक्यू लेवल जीरो होता है, इंटेलिजेंसी उसमें नहीं होती। तो यही उसकी एक कमी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? वापस वही क्वेश्चन आ गया, विंडोज 7। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं, इस कथन को निम्न में से विकल्प चुनिए। देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर है बहुत सस्ते होते हैं, ये नहीं होता। जो हमारे पास 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जिसमें हम कह सकते हो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, जिसमें से माइक्रो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है और सबसे सस्ता वही होता है, ठीक है। और मिनी थोड़ा महंगा होता है, मेन फ्रेम उससे भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है और सुपर सबसे महंगा होता है। तो मेन फ्रेम सस्ता कंप्यूटर है, गलत है ये बात। मेन फ्रेम एक महंगा कंप्यूटर होता है। इसके बाद आती है, कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? मैक्स फ्रेम लिखा हुआ है जबकि ये मेन फ्रेम होता है। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होता है। देखो, सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर होता है। और जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम है CDC 6600, ये याद रखिए, CDC 6600 वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था। अब अपने बात चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेजी व्हील एक इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो टाइप के प्रिंटर होते हैं। तो डेजी व्हील है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। जो कि डेजी व्हील एक फ्लावर होता है, फ्लावर की तरह ये प्रिंटर बना होता है जिसमें चारों तरफ से पिंस लगी होती हैं और ये एक क्या कहते हैं, पेपर पे स्ट्राइक करके इम्पैक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं और अक्षर को छापते हैं, इसलिए इसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? डायनेमिक रैम। डायनेमिक मतलब परिवर्तनशील रैम, तो ये बार बार रिफ्रेश हो सकती है। रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए निम्न में से कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी। देखिए, कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो कि क्या है कि आपके डाटा को कंप्यूटर में स्टोर रखती है और ये जो रैम का काम है उसको कम कर देती है। ये फास्ट मेमोरी होती है, CPU की मेमोरी होती है। अगर आपके कंप्यूटर में कैश मेमोरी है तो आपका कंप्यूटर थोड़ा फास्ट चलेगा और ऐसी में ऐसा डाटा जो बार बार यूज हो रहा है वो कैश मेमोरी में रखा जाता है। पहले वो डाटा रैम में रखा जाता था, जब से कैश मेमोरी आई है तो रैम का काम थोड़ा कम हो गया है, तो कैश मेमोरी वो मैक्सिमम यूज किए जाने वाले डाटा को
अपने पास स्टोर करके रख लेती है और कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज कराती है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है, ओएमआर। हम ओएमआर शीट पे जो एग्जाम देते हैं, आपका आरसीईटी का एग्जाम भी ओएमआर शीट पे ही होगा। तो ओएमआर क्या है? ओएमआर एक ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, जो आप मार्क करते हो उसको रीड करने का काम करता है, इनपुट डिवाइस है ये। इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थिर है, यानी वोलेटाइल? रैम अस्थिर है, ठीक है। रैम क्या है, जैसे ही आप कंप्यूटर ऑफ करते हो रैम का डाटा इरेज हो जाता है, और डायनेमिक रैम का डाटा अपने आप रिफ्रेश करने पे ही इरेज हो जाता है। रैम जैसे स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, डीडीआर रैम, डीडीआर आजकल डीडीआर रैम चलती है। आगे चलते हैं अपने कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? लेजर प्रिंटर है, उसमें टोनर लगा हुआ होता है जिसमें इंक के थ्रू अपने डाटा को प्रिंट किया जाता है। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से मतलब होता है, कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से मतलब, इसमें देखो ऑल ऑफ अबव लिखा हुआ है। ऑल ऑफ अबव का मतलब है कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर में सीपीयू कौन सा है, उसकी हार्ड डिस्क कौन सी है, उसमें रैम कितने जीबी की है, हार्ड डिस्क कितने जीबी की है, ठीक है, मदरबोर्ड कौन सा लगा हुआ है, एलसीडी कौन सी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसका कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। डीपीआई, डॉट पर इंच, प्रिंट जब अपने करते हैं तो उसकी यूनिट होती है डॉट पर इंच, एक इंच में कितने डॉट्स हैं। असत्य कथन को पहचानिए और पुनर्स्थापित करें। आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, असत्य कथन ये है कि रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क का रिक्त स्थान बड़ा कर सकते हैं, ये एक गलत कथन है। सबसे पहले अपने जानते हैं कि रिसाइकल बिन होता क्या है। असत्य कथन ये इसलिए है, आप जब भी कोई चीज़, कोई डाटा डिलीट करते हो तो वो डाटा रिसाइकल बिन में चला जाता है, लेकिन वो रहता आपकी हार्ड डिस्क में ही है, आपकी डिस्क में ही है। तो उससे आपका डिस्क का स्थान खाली नहीं हुआ है, वो डाटा उठ के रिसाइकल बिन में चला गया है। यस, जब आप रिसाइकल बिन से डाटा डिलीट कर दोगे तो आपकी हार्ड डिस्क से वो डाटा परमानेंट हट जाएगा, तब आपके जो डाटा है वो, या आपकी हार्ड डिस्क का उसका स्थान फ्री हो जाता है। तो रिसाइकल बिन में जो फाइलें भेजी जाती है, जो डिलीट करके फाइलें भेजी जाती है, उससे हमारी हार्ड डिस्क का स्पेस फ्री नहीं होता, स्थान बड़ा नहीं होता है, रिक्त स्थान। उससे केवल क्या है कि डाटा की लोकेशन चेंज होगी, वो आपकी डी ड्राइव से आपके रिसाइकल बिन वाली लोकेशन में चला गया है। तो रिसाइकल बिन से जब आप डिलीट कर दोगे तब रिक्त स्थान ज़्यादा बन जाएगा और आपका डाटा आपकी हार्ड डिस्क से हट जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई का एक उदाहरण नहीं है? जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यूनिक्स जीयूआई का उदाहरण नहीं है। यूनिक्स एक CLI या CUI का उदाहरण होता है, कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। इसमें सारा का सारा काम कमांड्स बेस पे किया जाता है, ठीक है। बाकी विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 10, XP, ये सारे के सारे GUI के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडो XP एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, विंडो 7, विंडो XP, विंडो 2000, विंडो 10, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशंस के आइकन होते हैं तथा उस पर दिनांक, दिनुक सब और समय प्रदर्शित किया जाता है, उसे सिस्टम ट्रे कहते हैं, ठीक है। टास्क बार के राइट साइड में सिस्टम ट्रे होता है जिसमें डेट टाइम शो किया जाता है, और इसे नोटिफिकेशन एरिया भी कहा जाता है, सिस्टम ट्रे भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? MS-DOS रिजल्ट है इसका। देखिए मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ हम एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, वो मल्टीटास्किंग होती है। जैसे मान लो विंडो 7 चला रखी है आपने, आप अपने कंप्यूटर में PDF फाइल भी खोल रखी है, हमने पीछे म्यूजिक भी चला रखा है, वर्ड की फाइल भी खोल रखी है, 3-4 काम एक साथ कर रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग है। लेकिन जब हम DOS का यूज़ करते हैं तो उसमें सारा का सारा काम कमांड मोड पे होता है, तो उसमें हम एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं। तो DOS है सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन से विंडोज़ के बटन, विंडोज़ में प्रारंभ बटन नहीं होते, यानी स्टार्ट बटन? विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल। ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसे अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। उसके बाद है एक डैश उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां पर फाइलों को संग्रहित किया जाता है। फोल्डर। फोल्डर क्या है? फोल्डर एक लोकेशन है जहाँ पे मैं फाइलों को स्टोर करके रखता हूँ, ठीक है। विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग
करके इसके लिए किया जा सकता है। स्टार्ट बटन का उपयोग देखो, स्टार्ट पे जैसे ही बटन पे आप क्लिक करते हो तो उसमें सारे के सारे प्रोग्राम होते हैं जिनको आप खोल सकते हो, सारे सॉफ्टवेयर जैसे अपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब वहीं दिखेंगे आपको। उसके अंदर हम शट डाउन का ऑप्शन भी होता है जिससे कंप्यूटर को बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें रीस्टार्ट का ऑप्शन भी होता है जिससे कंप्यूटर को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन होते हैं। तो ऑल ऑफ अबव, जब भी आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डायरेक्ट ले जाते हैं तो बोथ ए एंड बी। अब देखो इसमें क्या है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब डायरेक्ट ले जाते हैं तो हम कॉपी करके भी ले जा सकते हैं, ठीक है, कट करके भी ले जा सकते हैं। तो ए और बी दोनों, मैं एक स्थान से दूसरे स्थान में डायरेक्टली जाना है तो कॉपी करके भी आप उसे ले जाओ, कट करके भी ले जाओ। कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी, अब इससे दोनों जगह पे डायरेक्टली रहेगी। जबकि कट करके यानी ले जाते हो तो कंट्रोल एक्स भी कर सकते हो और कट कमांड भी यूज कर सकते हो। तो कट कमांड और कंट्रोल एक्स दोनों का यूज करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग, देखिए आजकल इंटरनेट का उपयोग हर जगह किया जाता है। आप एंटरटेनमेंट्स के लिए करते हो, स्टडी के लिए भी करते हो। जो कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा स्टडी के लिए इंटरनेट का ही यूज किया गया है, सब सारा काम मोबाइल पे ऑनलाइन हुआ है, ठीक है। ऑफिशियल वर्क भी कर सकते हो, हर जगह इंटरनेट का यूज किया है। तो ऑल ऑफ अबव। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। देखो, इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक, निम्न में से क्या आवश्यक है। देखो, उपयोगकर्ता अगर इंटरनेट चलाना चाहता है तो उसके पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए, उसके पास एक मोडेम होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए जो ऑल ऑफ अबव में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है आईएसपी का पूरा नाम क्या है। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट की सर्विस देता है, जिससे हम इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, वो हमारा आईएसपी है। जैसे आप अपने मोबाइल में अगर एयरटेल से इंटरनेट चला रहे हो तो एयरटेल आपका आईएसपी है, बीएसएनएल से चला रहे हो तो बीएसएनएल आपका आईएसपी है, ओके। देन वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेब ब्राउज़र भी विशेष कार्य के लिए यूज होता है, जैसे कि इंटरनेट चलाने के लिए। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। मोडेम, मॉड्यूलेटर, डू मॉड्यूलेटर फुल फॉर्म है इसकी। काम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, और इंटरनेट के लिए ज़रूरी चीज़ है। यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमारी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो यूआरएल कहलाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि इसके हमारे नोट्स में, इस पीडीएफ में भी हमने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे रखा है, जहां आपको ये जो आपने पढ़ रहे हैं पीडीएफ मिल जाएगी। उसका यूआरएल है www.iecomputersgnr.com, जो मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा जो यूआरएल है वो देखिए ये रहा। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा यूआरएल है, ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है। इस पर आप क्लिक करोगे या अगर आप लिखोगे तो इसमें आपको नोट्स में हमारे नोट्स मिल जाएंगे, क्लियर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल की फुल फॉर्म होती है, वेबसाइट का पता होता है www वर्ल्ड वाइड वेब। इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। जीमेल, जीमेल एक ईमेल क्लाइंट है क्योंकि ये ईमेल देने की फैसिलिटी देता है, इससे हम ईमेल कर सकते हैं। गूगल एक वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, गूगल एक वेबसाइट है, इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट दे रखा है, इनमें से सर्च इंजन का उदाहरण है गूगल। इसके अलावा और कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, खोज इंडिया का जो है खोज.com हो गया, ठीक है। और अगर मैं ऊपर वापस 34 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ तो ईमेल क्लाइंट की बात करता हूँ। ईमेल क्लाइंट, तो ईमेल क्लाइंट जीमेल बता रखा है, जीमेल के बाद याहू मेल भी होता है, रेडिफ मेल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट 36 पे आते हैं, डीएनएस। डीएनएस का पूर्ण रूप है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, जो हमारी वेबसाइट का नाम होता है उसके लिए सेटिंग की जाती है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना। खाते को खोलते समय न्यूनतम राशि क्या होगी, आवश्यक है 0, ठीक है। तो 0 पर ये जनधन योजना का खाता खुल जाता है, दे रखा है इसने। इनमें से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा क्या नहीं होता, उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा नहीं है ये नुकसान है, क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट होगा तभी हम ऑनलाइन बैंकिंग कर सकेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, इनमें से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है। क्रेडिट कार्ड खरीदे और एक साथ भुगतान करें। देखिए क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का मतलब हम
बैंक हमें क्रेडिट कार्ड हमारी सैलरी बेस पे या हमारे जो ट्रांजैक्शन है, पैसे जितने आप उसमें डलवाते हो उसके हिसाब से देता है। उसकी एक लिमिट होती है। आप उससे क्या बैंक से हाथों हाथ लोन ले सकते हो जो आपको बाद में भुगतान करना पड़ता है। तो ये इसकी विशेषता नहीं है। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। निम्न में से भामाशाह योजना के संबंध में कौन सा कथन नहीं है? आधार कार्ड अनिवार्य है। ठीक है, तो देखो उसने कौन सा कथन नहीं है, आधार कार्ड अनिवार्य है। भामाशाह योजना के संबंध में कौन सा कथन नहीं है, आधार कार्ड अनिवार्य है। तो भामाशाह को योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, आप अलग से बना सकते हो। यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? यूपीआई में पुश करते हैं जब हम किसी को पैसे भेजने तो हम पुश करेंगे, ठीक है, पैसे भेजने के लिए। एसबीआई बड़ी क्या है? मोबाइल वॉलेट। एसबीआई बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक मोबाइल वॉलेट है, जैसे पेटीएम फूटीएम है, उसी तरीके से एसबीआई का है एसबीआई बड़ी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? क्रेडिट कार्ड उदाहरण नहीं है, बाकी सारे जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये सारे मोबाइल वॉलेट हैं। रुपे कार्ड क्या है? रुपे डेबिट कार्ड क्या है? रुपे डेबिट कार्ड है। इसमें रुपे डेबिट कार्ड को उपरोक्त सभी दे रखा है। इसके ऑप्शंस में क्या है कि जैसे रुपे है, रुपे इंडिया का एक खुद का स्टार्ट किया गया एक डेबिट कार्ड है जो कि आप क्या कह सकते हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हो। बाकी इसके ऑप्शंस होंगे इसमें। निम्न में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं? प्रधानमंत्री जनधन योजना 0 बैलेंस पे खुल सकती है, ठीक है। इसमें आपके अकाउंट में जो सरकार के थ्रू सब्सिडी आती है, पैसे आते हैं, वो सारे इसी अकाउंट में आते हैं। तो ये सारे लाभ इसी के हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें उपरोक्त सभी लिखा हुआ होता है लाभ का इस हिसाब से, तो उसमें 90% उपरोक्त सभी ही होता है। अगर आपको कहीं पे ना पता चले कि भी इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो आप उपरोक्त सभी भर दीजिए। उपरोक्त सभी जब आप भरोगे तो 90% चांस है कि आपका रिजल्ट सही रहेगा। 90% चांस इस चीज़ के होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट के अलावा और कौन कौन से होते हैं? फ्लिपकार्ट के अलावा अपने अमेजोन हो गया, मंत्रा हो गया, ये सारी की सारी क्या है? ये सारे के सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जहाँ से आप खरीद सकते हो। ई कॉमर्स मतलब शॉपिंग की जा सकती है। कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट की श्रेणी में आती है ई कॉमर्स वेबसाइट। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इनमें से राज्य सरकार द्वारा चलित देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार द्वारा जो संचालित है ई कॉमर्स वेबसाइट जो राजस्थान सरकार ने चलाई है वो है ई बाजार, ठीक है। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? ट्विटर। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग होता है जिसमें सिर्फ छोटे से ही आपके पास एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसी के अंदर आप अपने मैटर लिख सकते हो, ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं लिख सकते। स्टोरीज राइटिंग इसमें नहीं होती, तो माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं इसमें छोटी छोटी स्टोरी लिखना, ठीक है। और ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार से लेन देन है? B2B, B2C बिजनेस टू कस्टमर। देखो B2C बिजनेस टू कस्टमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस, C2C कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है। तो ये जो है ऑनलाइन शॉपिंग है, बिजनेसमैन कस्टमर को सेल करते हैं। MOOC का पूरा रूप क्या है? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ये ऑनलाइन कोर्स है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, सब जानते हैं, सब यूज करते हैं उसको। जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है Naukri.com। Naukri.com की हेल्प से अपने जॉब सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है राज ई वॉलेट। देखिए क्लाउड बेस्ड स्टोरेज का मतलब हम ऑनलाइन जब डाटा को स्टोर करके रखते हैं ना, तो वो हमारा क्लाउड बेस्ड स्टोरेज कहलाता है। राज ई वॉलेट एक ऑनलाइन स्टोरेज है जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जा सकता है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज देखो अब इसमें उपरोक्त सभी है। AWS अमेजॉन वेब सर्विस है जो, इसका उदाहरण है गूगल ड्राइव, ठीक है। और वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये सारे के सारे क्या हैं? क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण हैं जहाँ पे डाटा ऑनलाइन स्टोर होता है। निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? ये स्क्रूटनाइजेशन, ये क्या है? राजस्थान संपर्क ऐप के अंदर नहीं होता। सामान्य बीमारी के तहत BSBY के तहत बीमा राशि है, ये 4,000 बीमा राशि मिलती है इसके अंदर। और बेरोजगारों को पंजीकरण करने के लिए BRSY ऋण
राशि के तहत किए जाने वाली ब्याज दर है 4%। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं उसको कहते हैं बीपीएल, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ईपीडीएस की फुल फॉर्म होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बीआरएसवाई के तहत कौन से बैंक ऋण दे सकते हैं? बीएसआरवाई के तहत सिर्फ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही जो ऋण है वो देते हैं। ईपीडीएस में एमएसपी का पूरा नाम क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, अलग अलग लिखा हो तो बहुत कर दोगे आप, ठीक है। आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। उसके बाद ईपीडीएस के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम है फेयर प्राइस शॉप, ये भी देखिए क्वेश्चन आते हैं कई बार। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण चुकता करने की अवधि 3 साल होती है। डीबीटी का पूरा नाम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एसएसओ का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएसओ आजकल यूज भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, सिंगल साइन ऑन। एसएसओ आईडी लगभग सबको बनानी होती है, जो भी ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं उन सब के लिए वो एसएसओ आईडी बनाते हैं। भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है? राजस्थान ने सबसे पहले भामाशाह कार्ड को बनाया था। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकृत कर सकते हैं? ई मित्र या रोजगार विभाग की वेबसाइट से। अगर किसी नागरिक को ऑनलाइन माध्यम से रोजगार करना है तो ई मित्र कर लो या रोजगार विभाग की वेबसाइट से, वहां से आप रोजगार में पंजीकरण करवा सकते हो अपना। एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे करता है? देखो एसएसओ आईडी सिंगल साइन ऑन जो ऊपर हमने पढ़ा, एसएसओ आईडी के तहत एक व्यक्ति क्या है कि किस प्रकार से पंजीकृत कर सकता है? आधार नंबर से या भामाशाह नंबर से कर सकता है। वैसे एसएसओ आईडी में अब जीमेल अकाउंट से भी यूज होता है, ठीक है। और किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत कर सकता है? देखिए ऑनलाइन भी कर सकता है, ऑफलाइन भी कर सकता है, और राजस्थान संपर्क ऐप है उसके थ्रू भी कर सकता है। ईपीडीएस की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है? देखिए ऑनलाइन जो विश्वविद्यालय के शुल्क को भुगतान करना है तो वो आप ई वॉलेट से कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, गूगल पे से कर सकते हो, बैंक ट्रांसफ़र से कर सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन माध्यम में सारे के सारे। एसएसओ का उद्देश्य, देखिए एसएसओ सिंगल साइन ऑन, इसका उद्देश्य देखो राजस्थान ये क्या है, इसका उद्देश्य इसमें सभी दे रखें। एसएसओ आईडी बनाई गई है कि आप उससे राजस्थान की जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन सब के साथ जुड़ सको, इसके लिए एसएसओ आईडी है। इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को भी सेव करके रख सकते हैं। हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम अपनी एसएसओ में स्टोर रहती है हमारे पास। कोई नई वैकेंसी आ रही है, रिक्रूटमेंट आ रहा है, उसकी नॉलेज भी आपको एसएसओ में मिल जाएगी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आप जैसे कोई शिकायत करनी है गवर्नमेंट को तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। रोजगार के बारे में देखना है तो हर टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको एसएसओ में मिलेगी। ई मित्रा का सारा काम लगभग आजकल एसएसओ में होता है। तो एसएसओ के सभी उद्देश्य रहते हैं। इनमें से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग रहता है? देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग है, स्टडी के लिए यूज किया जाता है शिक्षा का, ठीक है। क्लासेस ऑनलाइन इसमें लग जाती हैं। दूसरा अपने इसमें प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं। तो स्टडी के क्षेत्र में बहुत सारी यूज है, तो जिस हिसाब से आएंगे आप कर सकते हो। इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना चाहता? डेल लैटिट्यूड। देखिए ये एक डेल लैटिट्यूड जो दे रखा है ये शायद एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर नहीं है। सुपर कंप्यूटर आएगा तो परम हो गया और फिजुस्तु हो गया, ठीक है। ये आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं। जैसे CDC 6600 जो मैंने आपको बताया, ये भी एक सुपर कंप्यूटर जो पहला है। इंडिया का पहला परम है, वर्ल्ड का पहला CDC 6600 है। इंडिया को जो फास्ट सुपर कंप्यूटर की अगर अपने बात करते हैं तो इंडिया का जो फास्ट सुपर कंप्यूटर है वो है अनुपम, जो भी बन रहा है। पहली जनरेशन के कंप्यूटर का कंपोनेंट था फर्स्ट जनरेशन। देखो कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, जिसमें पहली जनरेशन का प्रमुख कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्स, पहली जनरेशन में थे। दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर आई, तीसरी जनरेशन के अंदर हमारे पास IC आया, चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जनरेशन के मुख्य कंपोनेंट पूछे जाते हैं। तो पहली और दूसरी के ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स थी,
दूसरे में ट्रांजिस्टर था, तीसरा पूछे तो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी था, और चौथी जनरेशन के अंदर हमारे पास जो चीज़ आई थी वो थी माइक्रो प्रोसेसर। ये ड्राइंग के हिसाब से माइंड फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है, खाली स्थान दे रखे हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर 4 होते हैं, तो वो दे रखा है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रकार है, सिस्टम और एप्लीकेशन, ऊपर पढ़ लिया हमने। कंप्यूटर घर में, निम्न में से कौन सी प्रोजेक्ट, सभी घर में एंटरटेनमेंट के लिए, स्टडी के लिए, हर चीज़ के लिए घर पे यूज कर सकते हो आप, उसमें बहुत सी चीज़ें होती है इसमें। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर डाटा भंडारण क्षमता प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली है, सुपर कंप्यूटर, सबसे फास्ट सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। दिए गए चित्र के क्रम को खाली स्थान भरें, डिजिटल कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर में वर्किंग के हिसाब से एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड 3 प्रकार के होते हैं, तो इसमें डिजिटल को खाली छोड़ा हुआ है, तो डिजिटल कंप्यूटर हम ऐसे लिखेंगे। दिए गए चित्र में डिवाइस की श्रेणी में आउटपुट डिवाइसेस है। देखो आउटपुट डिवाइसेस की श्रेणियाँ दे रखी होगी इसके अंदर, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर रखते हैं। ड्राइंग दे रखी है, रोम है, हार्ड ड्राइव, ये सिर्फ ड्राइंग के हिसाब से दे रखा है। हार्ड ड्राइव दे रखा है। हार्ड ड्राइव का यूज किया जाता है डाटा भंडारण के लिए, जैसे पेन ड्राइव, सीडी, हार्ड डिस्क, ये सारी की सारी क्या है, भंडारण क्षमता के लिए यूज की जाती है। डीवीडी, सीडी, डीवीडी मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये ड्राइंग दे रखी है आपको, ड्राइंग से इसको देखना पड़ेगा। तो सीडी और डीवीडी दो चीज़ें होती है। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क जो कम डाटा स्टोर करती है, डीवीडी मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है, लगभग 4.5 GB तक। कंप्यूटर को बूट करने का अभिप्राय है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। देखिए जैसे ही आप कंप्यूटर की पावर बटन को ऑन करते हो तो सबसे पहली प्रोसेस उसकी बूटिंग ही होती है, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है और अपने सभी हार्डवेयर पार्ट को चेक करता है, इसी प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। कॉर्टाना की तरह इस्तेमाल किया जाता है, डैश की तरह, ठीक है। कॉर्टाना क्या है, विंडो 10 में कॉर्टाना एक सर्च बॉक्स होता है जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो और वो आपको सर्चिंग करके दिखाया जाएगा, ठीक है। एक सर्च आप कह सकते हो कि आपके कंप्यूटर में जो चीज़ें हैं आप उसको सर्च करना चाहते हो तो कॉर्टाना से सर्च कर सकते हो। बाकी स्क्रॉल बार पेज को ऊपर नीचे करने के लिए यूज की जाती है, जैसे ये स्क्रॉल बार है आपकी, ये देखिए पेज को ऊपर नीचे कर रही है। आज की क्लास में हम ये 92 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम जो 2 दिन बाद आपको दी जाएगी उस क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। लगभग अपने 3 क्लास के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, क्लियर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप ये सारे जो मैंने वीडियो भेजी है, इस वीडियो में जो जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आप उसको 2 या 3 बार देख लीजिए, उनको 2-3 बार पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो RSCAT का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी थोड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।